टांगा स्टैंड पर कोचवान शहर के मुख्तलिफ इलाकों की आवाज़ें लगा रहे थे और लोगों को पकड़ पकड़ कर अपनी टांगों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एक टांगे वाला मोहल्ला फेरोजपुरा की आवाज़ें लगा रहा था। हम उसकी टांगे पर बैठ गए। मैं इन दो बूढ़ों के साथ आगे बैठ गया, जबकि सीता औरतों के साथ पीछे बैठ गई। उनका सामान एक गठरी जिसमें सांबा की कुछ सौगातें थीं मैंने अपनी सीट के आगे पैरों के करीब रख ली थी। शदीद गर्मी के बावजूद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का अज़्दहाम था। बाज़ारों में खूब रौनक थी। टांगा मुख्तलिफ सड़कों पर होता हुआ तकरीबन पौन घंटे में मोहल्ला फेरोजपुरा में एक मस्जिद के करीब रुक गया। उमरदीन नामी एक बूढ़े ने किराया अदा किया और हम नीचे उतर आए। मैंने वो गठरी सर पर उठा ली और उनके पीछे चलने लगा। सीता भी मेरे साथ साथ चल रही थी। फेरोजपुरा में एक मेन बाजार और दाएं बाएं लातादाद गलियां थीं। बाज़ गलियां तो काफ़ी कुशादा थी और बाज़ गलियां इस कदर तंग थीं कि 3 आदमी पहलू ब मुश्किल चल सकते थे। ज़्यादा आबादी सिखों और मुसलमानों की थी। हिंदू भी नज़र आ रहे थे। तकरीबन 1 फरलांग तक मेन बाजार में चलने के बाद हम एक कुशादा गली में दाखिल हो गए। सुरख ईंटों के मकान कदीम फ़नी तामीर की अक्कासी कर रहे थे, लेकिन बेशतर मकानों में अपनी ज़रूरत के तहत और अहदे हाजिर के मुताबिक तब्दीलियाँ कर ली थी। ज़्यादातर मकान 2 मंजिला थे। इस कुशादा गली में तकरीबन 50 गज़ का फासला तय करने के बाद हम एक और गली में दाखिल हो गए और दाएं तरफ वाले चौथे मकान के सामने रुक गए। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा जल्द ही खुल गया। इस मरकज़ी दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही एक तरफ बैठक का दरवाज़ा था और दूसरी तरफ ऊपर जाने के लिए सुरख ईंटों वाली सीढ़ियाँ। बैठक का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर पंखा चल रहा था, मगर कमरे में कोई मौजूद नहीं था। उमरदीन ने मुझसे गठरी ले ली। मुझे और सीता को बैठक में बिठाकर वो सब लोग अंदर चले गए। सीता ने चेहरे पर से घूंघट हटा दिया, बल्कि दुपट्टा उतार कर एक कुर्सी पर डाल दिया और पंखे के नीचे खड़ी हो गई। पसीने से उसका चेहरा भी तर हो रहा था। मैं एक कुर्सी पर बैठकर कमरे का जायज़ा लेने लगा। एक दीवार पर करीब करीब खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगीन तस्वीर फ्रेम में आवेज़ा थी। दूसरी दीवार पर किसी कंपनी का कैलेंडर आवेज़ा था। कंपनी का नाम हिंदी में छपा हुआ था। फर्श पर एक पुराना सा कालीन बिछा हुआ था और फर्नीचर भी दरमियाने दर्जे का था, जिससे घर वालों की माली हैसियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। तकरीबन आधे घंटे बाद एक अधेड़ उम्र औरत एक ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। ट्रे में 2 गिलास और एक शीशे का जग था जो लीमू के शरबत से लबरेज था। इस औरत के अंदर दाखिल होते ही सीता ने जल्दी से दुपट्टा उठाकर सर पर डाल लिया और मैं भी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और उस औरत को सलाम किया। औरत ने ट्रे तवाई पर रखकर मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा। सीता को गले से लगाकर पेशानी पर बोसा दिया। बैठो, तुम लोग खड़े क्यों हो? वो बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए बोली। पानी पियो, धूप से आए हो, प्यास लग रही होगी। हम दोनों बैठ गए और एक एक गिलास उठा लिया। गिलास खाली हुए तो उस औरत ने जग उठाकर उन्हें दोबारा भर दिया। मैं अब्दुल रहमान की मासी जुबैदा हूँ, वो अपना तारुफ कराते हुए बोली। मुझे उमरदीन ने तुम लोगों के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि तुम दोनों ने हमारे घर को रौनक बख्शी। वो अगरचे उर्दू में बात कर रही थी, मगर लहजा कश्मीरी था और पंजाबी जुबान के अल्फाज भी बकसरत इस्तेमाल कर रही थी। इसको अपना ही घर समझना बेटा, और कोई तकल्लुफ़ न करना। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो बिला तकल्लुफ़ कह देना। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि बूढ़ा उमरदीन दरवाजे में नमूदार हुआ। उसके पीछे 2 औरतें और दूसरा बूढ़ा भी था। अच्छा जुबैदा बेटी, अब हम चलते हैं, उमरदीन ने कहा। अब्दुल रहमान ने एक अमानत हमारे सुपुर्द की थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अमानत तुम तक पहुँचाने में कामयाब हो गया। उसने बात करते हुए मेरी और सीता की तरफ देखा था। ऐसी क्या जल्दी है मामा जी, रोटी खा के जाना, अभी तो बहुत तेज़ धूप हो रही है। जुबैदा ने कहा। सारी ज़िंदगी धूप में जलते हुए गुजरी है, अब ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी? रोटी हम मोहम्मद शफ़ी के यहाँ खा लेंगे, उमरदीन ने जवाब दिया। जुबैदा के इसरार के बावजूद वो नहीं रुके। उन सब ने हम दोनों के सिरों पर शफकत से हाथ फिरा और रुखसत हो गए। उमरदीन मेरा मामा है, जुबैदा ने कहा। इसका बेटा मोहम्मद शफ़ी यहाँ सरकारी नौकरी करता है। सांबा में इनकी थोड़ी सी ज़मीन है। ये हफ्ते 10 दिन में यहाँ आते रहते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर उठते हुए बोली। तुम लोग नहा धो लो, मैं इतने में आटा गूंद कर रोटियाँ पका लेती हूँ, आओ मेरे साथ आओ। हम जुबैदा के साथ बैठक से बाहर आ गए। बड़ा लंबा चौड़ा पुख्ता सहन था, जिसके अनवस्त में ऊंचा और घनेरा नीम का दरख्त लगा हुआ था। उसका गहरा साया दूर दूर तक फैला हुआ था। 2 कमरे सामने थे और 2 दाएं तरफ। दोनों तरफ बरामदे थी। एक तरफ बावर्ची खाना और ऊपर जाने वाली सीढ़ी के साथ एक गुसल खाना था। एक गुसल खाना तो ये है, वो इस तरफ इशारा करते हुए बोली, और कमरे में भी गुसल खाना है। आओ बेटी, तुम मेरे साथ आ जाओ, ठहरो, मैं तौलिए ला देती हूँ।
जुबैदा एक ही सांस में बहुत कुछ कहे जा रही थी। वो बात करती हुई एक कमरे में घुस गई और थोड़ी देर बाद वो धुले हुए तौलिए ले आई। लो बेटा, उसने एक तौलिया मेरी तरफ बढ़ा दिया, तुम यहाँ नहा लो और बेटी तुम इस कमरे में चली जाओ, मैं जल्दी से रोटियां पका लूँ, तुम लोगों को भूख लगी होगी। मैं तौलिया लेकर सीढ़ियों के साथ वाले गुसलखाने में घुस गया। तकरीबन आधे घंटे तक पानी के डोंगे भरकर अपने ऊपर डालता रहा और जब नहाकर बाहर निकला तो जुबैदा खाना तैयार कर चुकी थी। उसने नीम के साए में तपाई और 4 कुर्सियां बिछा दी थी और फिर खाना भी वहीं लगा दिया था। वो खुद भी हमारे साथ खाने में शामिल हो गई और इस वक्त पहली मरतबा मुझे एहसास हुआ कि वो घर में अकेली थी। बच्चे कहाँ हैं माजी, मैंने पूछा और फिर मुझे लगा जैसे मैंने उसके जख्म पर उंगली रख दी हो। जुबैदा के मुंह से गहरा सांस निकल गया, चेहरे पर नाकाबिले बयान कर्ब के तासुरात बिखर गए। बच्चे, वो एक गहरा सांस लेते हुए बोली, अल्लाह ने सब कुछ दिया मगर इस नेमत से महरूम रखा। अब्दुल रहमान मेरी बहन का बेटा है मगर उसे मैंने ही औलाद की तरह पाला है। उसके दुख को महसूस करके मैंने मौजू बदल दिया और फिर बातों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। जुबैदा जम्मू की रहने वाली थी, उसका पूरा ख़ानदान वहाँ था। कुछ रिश्तेदार सांबा, अखनौर, कठौर और पठानकोट के अलावा पंजाब के दूसरे शहरों में भी आबाद थी। उसका शोहर अल्ताफ़ उसका फर्स्ट कज़न था। जुबैदा शादी के बाद पठानकोट आ गई और कुछ अरसे बाद वो अब्दुल रहमान को भी अपने पास ले आई। वो खुद बे औलाद थी। उसने अब्दुल रहमान को औलाद ही की तरह पाला और ग्रेजुएशन तक तालीम दी। अब्दुल रहमान अपने वालिदैन से मिलने के लिए जम्मू जाता रहता था। वो जम्मू और कश्मीर में भारतीय गाज़ियों के खिलाफ मुजाहिदीन की सरगर्मियों से बड़ा मुतासिर था। जम्मू और कश्मीर के हर बाशिंदे की तरह वो भी अपने वतन की आज़ादी के ख्वाब देखने लगा और बिलाखिर मुजाहिदीन की एक तहरीक में शामिल हो गया और कई रोज़ तक घर से गायब रहने लगा। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए जम्मू में उसके वालिदैन और दूसरे रिश्तेदारों के घरों में छापे मारती रहती थी। एक मौके पर पुलिस इसके वालिद को पकड़ कर ले गई और उसे तशद्दुद करके हलाक कर डाला। इसके बाद अब्दुल रहमान ने घर आना छोड़ दिया मगर भारतीय साम्राज्य के खिलाफ उसकी सरगर्मियां बढ़ गईं। 2 दिन पहले जम्मू में जो कुछ हुआ उसने हिंदू सरकार को हिला कर रख दिया था। जुबैदा कह रही थी, कल यहाँ शहर में हिंदू सरकार और फौज के आला क़यादत के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त मुजाहिरा हुआ था। लोग नारे लगा रहे थे कि फ़ौज को बागियों की सरकोबी के लिए जम्मू और कश्मीर भेजा गया था मगर ये लोग वहाँ जाकर रंगरलियाँ मना रहे हैं। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौज से काली भेड़ों को निकाला जाए और जम्मू की फ़ौजी हाई कमान और दीगर आला अफसरान को गिरफ्तार करके आला सतह पर इस वाक़े की तहकीकात कराई जाए। आज की तमाम अखबारात भी जम्मू ही के हवाले से खबरों से भरे हुए थे। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मानसर झील रेस्ट हाउस पर कार्रवाई में जिन मुजाहिदीन ने हिस्सा लिया था उनमें अब्दुल रहमान का नाम भी शामिल है और ये कहा जा रहा है कि उस छापामार कार्रवाई की क़यादत नौजवान मुजाहिद लीडर शमरोज ने की थी जो कश्मीर में भी भारतीय फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका है। और आज मुझे देखकर खुशी हो रही है कि कश्मीर का वो सुपूत मेरे सामने बैठा है। जुबैदा की बात ने मुझे चौंका दिया था। अब्दुल रहमान को उसने पाला था, उसने इस शहर से ग्रेजुएशन की थी, यहाँ के बहुत से लोग उसे जानते थे और अब जम्मू में फौजी अफसरों के कत्लेआम में भी उसका नाम लिया जा रहा था, जिसका मतलब था कि ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं थी। पुलिस उसकी तलाश में किसी वक्त भी इधर का रुख कर सकती थी। मैंने जुबैदा से यही सवाल किया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब्दुल रहमान ने जब मुज़ाहमती तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी तो उसके बाद उसने यहाँ आना छोड़ दिया और हमने भी ये मशहूर कर रखा है कि वो आला तालीम के लिए अमेरिका गया हुआ है। ये बात तो 4 साल पुरानी हो चुकी है। उसने जब भी कोई कार्रवाई की जम्मू ही में इसके वालिदैन और रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे गए। यहाँ कभी किसी ने उसके बारे में आकर नहीं पूछा। वैसे वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, खुदा न खास्ता ऐसा कोई वक़्त आ गया तो हम तुम्हें कोई गज़ंद नहीं पहुँचने देंगे। आसपास के तमाम घर मुसलमानों के हैं, तुम लोगों को इस तरह गायब कर दिया जाएगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। बज़ाहिर उसकी बात से मैं मुतमईन हो गया था मगर अंदर से मुतमईन नहीं था और हमें मुहतात रहने की ज़रूरत थी। हमारे साथ संबा आने वाले बूढ़े उमरदीन ने जुबैदा को हमारे बारे में बहुत मुख्तसर सा बताया था। वो सिर्फ इतना जानती थी कि मेरे साथ ये लड़की सीता है और अपनों से बगावत करके मेरे साथ मिल गई है और मैं शमरोज़ हूँ। और अब मैंने उसे अपने और सीता के बारे में तफसील से बता दिया और ये भी दरख्वास्त की कि हमें अज़रा और सुल्तान के नाम से पुकारा जाए ताकि हमारे असल नामों से किसी को शुबा न हो सके। शाम 6 बजे के करीब जुबैदा का शौहर अब्दुल अजीज़ भी आ गया। इसकी उम्र 50 के लगभग थी। सर के बाल अगरचे सफ़ेद हो चुके थे मगर सेहत काबिल रश्क थी। हमारे बारे में जानकर उसने बड़ी गर्मजोशी का इजहार किया। अब्दुल अजीज़ एक मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में मुलाजिम था जिसका एक दफ्तर पठानकोट में भी था। इस कंपनी के जम्मू और कश्मीर के मामलात को इस दफ्तर से हैंडल किया जाता था। इस शाम पड़ोस के कुछ औरतों रिश्तेदारों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई। मैं तो अब्दुल अजीज़ के साथ बैठक में बैठा रहा जबकि सीता जुबैदा के पास थी जहाँ ख़वातीन की आमदोरफ्त थी।
घर में आने वाले मेहमानों को यही बताया जा रहा था कि हम जालंधर से आए हैं और चंद रोज़ यहाँ रहकर चले जाएंगे। मकान के निचले हिस्से में अगरचे 4-5 कमरे थे, मगर हमारे लिए ऊपर वाले हिस्से में इंतज़ाम कर दिया गया। ऊपर भी वसी और ये सहन था और सिर्फ 3 कमरे थे। एक कमरा तो सीढ़ियों के बिल्कुल साथ था, जिसकी एक बड़ी खिड़की गली की तरफ खुलती थी। खिड़की में खड़ा होकर सामने वाले मकान के ऊपर की मंजिल के मकीनों से बड़ी आसानी से बात की जा सकती थी। 2 कमरे सहन के दूसरी तरफ थे। हमारे लिए इन्हीं में से एक कमरे में इंतजाम कर दिया गया था। ऊपर वाले सहन का आधा हिस्सा खुला हुआ था, जिसके किनारे पर रेलिंग लगी हुई थी। निचले सहन में नीम के दरख्त की शाखें ऊपर वाले सहन से बहुत ऊपर तक चली गई थी। हम रात 11 बजे के करीब ऊपर आए थे। इस कमरे में डबल बेड के अलावा 2-3 कुर्सियां भी रखी हुई थी। जुबैदा और अब्दुल अजीज जानते थे कि हम मियाँ बीवी नहीं हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि हम बहुत अरसे से अकेले रह रहे हैं। इन्हें हमारे किरदार पर कोई शुबा नहीं था और इसलिए हमारे लिए एक ही कमरे में इंतजाम किया गया था। मानसर झील वाले रेस्ट हाउस पर छापा मार कार्रवाई के बाद आज तीसरा दिन था और ये सारा वक्त भाग दौड़ करते हुए ही गुजरा था। कहीं आराम करने का मौका नहीं मिला था। थकन ने हम दोनों को निढाल कर रखा था। सीता तो मौका मिलते ही आरामदेह बिस्तर पर लेटते ही सो गई, लेकिन मुझे थकन के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। मैं बेड की पुश्ते से टेक लगाए नीम दराज इस सूरत हाल का जायजा ले रहा था जिससे हम गुजर कर आए थे। हमारे हाथों 17 आला फौजी अफीसर हलाक हो गए थे और कई जख्मी हुए थे। हुर्रियत पसंदों की तलाश के लिए जम्मू शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों को सील कर दिया गया था और हमारी तलाश का दायरा वसी तर किया जा रहा था। ज़्यादा तवज्जो कश्मीर की तरफ जाने वाले रास्तों पर दी जा रही थी। छापामार कार्रवाई में मेरा नाम सामने आने के बाद भारतीयों को यकीन हो गया था कि मैं कश्मीर की तरफ ही जाने की कोशिश करूँगा, इसलिए ज़्यादा तवज्जो इस तरफ दी जा रही थी। ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं वहाँ से बहुत दूर एक महफूज जगह पर आ चुका हूँ। एक और बात जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी कि वो ये थी कि अब मैं वाकई अपनी महाज से बहुत दूर आ चुका था। उस रात तो सीता ने साफ साफ कह दिया था कि वो मुझे देखते ही मेरे इश्क में मुब्तला हो चुकी थी और मुझे कश्मीर की कत्लगाह से बहुत दूर ले जाना चाहती थी। लेकिन फिर उसने ये भी कहा था कि वो मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी और हिंदू साम्राज्य के खिलाफ जंग में मेरे पहलू ब पहलू रहेगी, और उसने अपनी इस बात को सच भी साबित कर दिखाया था। मानसर झील के रेस्ट हाउस पर छापामार कार्रवाई खुदकुशी के मुतरादिफ थी, लेकिन सीता ने हमारा साथ दिया था और 3 दिन तक भूखी प्यासी हमारे साथ पहाड़ों में भटकती भी रही थी। सीता के किरदार पर अगरचे मुझे कोई शुबा नहीं था, लेकिन मैं अपनी महाज से इस कदर दूर निकल आया था कि फ़िलहाल फौरी तौर पर वापसी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। मेरी तलाश में चप्पा चप्पा छाना जा रहा था और इन हालात में जम्मू या कश्मीर की तरफ वापसी का रुख इख्तियार करना मुमकिन नहीं था। शहर की किसी इमारत पर लगे हुए घड़ियाल ने 3 बजे का ऐलान किया। मैंने गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। नींद में वो पहले से भी कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैं चल में उसकी तरफ देखता रहा और फिर करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा और बिलाखिर नींद को मुझ पर तरस आ ही गया। सुबह 9 बजे मेरी आंख खुली तो सीता बिस्तर पर नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था और जाहिर है वो वहाँ भी नहीं थी। मैं कुछ देर करवटें बदलता रहा और फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी से नहाने के बावजूद दिमाग की तपिश कम नहीं हुई थी। मैं बाथरूम से निकला ही था कि सीता कमरे में दाखिल हुई। इसने दोनों हाथों में चाय के कप उठा रखे थे। ओ तुम उठ गए? वो चाय के कप छोटी मेज़ पर रखते हुए बोली। मैं तो समझी थी कि तुम्हें जगाने के लिए झंझोड़ना पड़ेगा। हम दोनों कुर्सियों पर बैठ गए और चाय पीने लगे। अब्दुल अजीज़ 8 बजे अपनी ड्यूटी पर जा चुका था और जुबैदा अपने कमरे में किसी पड़ोसन से बातें कर रही थी और फिर 10 बजे के करीब हम भी नीचे आ गए। इस वक्त जुबैदा अकेली थी। इसने हमारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया। नाश्ता करने के बाद मैं और सीता शहर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए घर से रुखसत हो गए। जुबैदा ने ज़बरदस्ती सीता को 2000 रुपये दे दिए थे ताकि हम ज़रूरत की चीज़ें खरीद लें। गर्मी के बावजूद बाज़ारों में रौनक थी। शहर की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक थी। अलबत्ता वो इलाका जहाँ आला हुकाम के सरकारी दफातर थे, उस तरफ हिंद सरकार के खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे। एक मखसूस तबका था जो जम्मू में मानसर झील पर आला फौजी अफसरों के कत्लेआम पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रहा था, जबकि आम शहरियों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताहम हर जगह मौजू यही था। लोगों के पास सिर्फ अखबारी मालूमात थी और वो इन्हीं पर तबसरे कर रहे थे। हम 2 बजे तक बाज़ारों में घूमते रहे। सीता ने ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीदी। मैंने जम्मू से शाया होने वाला एक अंग्रेज़ी अखबार भी ख़रीद लिया।
हमें बड़ी ज़ोर की भूख लग रही थी, लेकिन हमने एक जगह चाट के अलावा कुछ नहीं खाया, क्योंकि ज़ुबैदा ने कहा था कि दोपहर का खाना हम घर पर खाएंगे। और फिर 3 बजे के करीब हम घर पहुंच गए। खाने के बाद मैं अखबार लेकर नीम के दरख्त के नीचे बैठ गया। चौथे दिन के बावजूद अखबार इन्हीं खबरों से भरा हुआ था। कई ज़ख्मी फौजी अफसरान और इन औरतों की तस्वीरें थीं जिनके साथ रंगरलियाँ मनाते हुए वो घायल हुए थे। इस वाक़े की तहकीकात के लिए उस रोज़ आला सतह की एक कमेटी कायम कर दी गई और तर्जुमान के बयान के मुताबिक तहकीकात में कुछ पेशरफ्त हुई थी। एक और ख़बर ने मुझे चौंका दिया। उस रात की छापामार कार्रवाई में हिस्सा लेने वाला बिलाल नाम का एक लड़का जम्मू से कई मील दूर उधमपुर शहर से पकड़ा गया था और उसने इंतहाई तशद्दुद उठाने के बाद तफ्तीशी अफसरों को बताया था कि शमरोज़ श्रीनगर की तरफ जा चुका है, जहां वो किसी फौजी कैंप पर एक और कार्रवाई करने का इरादा रखता है। मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। पकड़े जाने वाले मुजाहिदीन ने मेरे और दूसरे साथियों के बारे में भारतीय अफसरों को गुमराह किया था। हम तकरीबन एक हफ्ता जुबैदा और अब्दुल अजीज़ के मेहमान रहे। कश्मीर की तरफ वापसी का चांस नहीं था। सीता ने बिलाखिर मुझे अपने साथ राजस्थान चलने पर मजबूर कर दिया और फिर इससे अगले रोज़ हम अपने मेहरबानों से रुखसत हो गए। जुबैदा और अब्दुल अजीज़ ने हमारी ज़रूरियात के लिए एक माकूल रकम भी हमें दे दी थी। पठानकोट से रुखसत होकर हम ट्रेनों और बसों में सफ़र करते हुए हम तीसरे रोज़ शाम को पंजाब की सरहद से निकलकर राजस्थान के शहर हनुमानगढ़ पहुँच गए। ये मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था और मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मेरे लिए क्या था। हनुमानगढ़ दरमियाने दर्जे का शहर था। यहाँ चंद अच्छे और दरमियाने दर्जे के होटल थे, लेकिन सीता ने शहर के नवाही इलाके में वाक़ एक गेस्ट हाउस को तरजीह दी। गेस्ट हाउस के चारों तरफ वसी बाग था जिस पर बड़ी मेहनत की गई थी। वसी और ईज़ लॉन था। दबीज़ घास के किताब के किनारों पर खूबसूरत फूलों के पौधों की क्यारियाँ थीं। लॉन में एक दूसरे से फासले पर मेज़ें और कुर्सियाँ बिछी हुई थीं जिन पर रंग बिरंगी खूबसूरत छतरियाँ भी तनी हुई थीं। जिस ट्रेन पर हम बठिंडा से आए थे उसने हमें दोपहर 4 बजे के करीब हनुमानगढ़ पहुँचाया था। स्टेशन से निकलने और ऑटो रिक्शे पर यहाँ तक आने में 1 घंटा लग गया। रेलवे स्टेशन से निकलकर सीता ने रिक्शे वाले को जिस तरह गेस्ट हाउस का पता बताया था उससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये शहर उसके लिए अजनबी नहीं था। इस वक्त अगरचे 5 बज चुके थे, मगर फ़िज़ा में हल्की सी तपिश अब भी मौजूद थी। इस शहर के चारों तरफ दूर दूर तक रेगिस्तान था और रेगिस्तान की गर्मी शहर को भी असरअंदाज करती थी। ऑटो रिक्शा जैसे ही गेस्ट हाउस के गेट के सामने रुका, एक अधेड़ उम्र मुलाजिम दौड़ता हुआ बाहर आ गया। उसने पहले हाथ जोड़कर हमें प्रणाम किया, फिर वो बैग उठा लिया जो हम दोनों का खुला असासा था। मैं सीता के साथ बजरी वाली रविश पर चलते हुए लॉन की तरफ देख रहा था। तमाम मेज़ें खाली थीं। लॉन की दूसरी तरफ दरख्तों के नीचे बारबेक्यू स्टैंड था, मगर वहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। गेस्ट हाउस की इमारत एक बहुत बड़े डबल स्टोरी बंगले पर मुश्तमिल थी। बरामदा बहुत वसी और अरीज़ था। फर्श सफ़ेद मार्बल के बड़े बड़े टुकड़ों से बना हुआ था। एक कॉफ़ी टेबल और चंद कुर्सियां भी पड़ी हुई थीं। बरामदे के किनारों के साथ साथ पौधों के गमले रखे हुए थे। हम मुलाजिम के पीछे चलते हुए बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। आगे कुशादा रहदरी थी जिसके एक तरफ इस्तकबालिया काउंटर बना हुआ था और सामने ऊपर जाने के लिए इतनी कुशादा जगह थी कि 3-4 आदमी पहलू व पहलू आसानी से गुजर सकते थे। इससे आगे एक वसी हॉल नज़र आ रहा था। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे और कई सोफ़ा नुमा सीटें एक दूसरे के सामने मुनासिब फासलों पर रखी हुई थीं। हर 2 सीटों के बीच शीशे की टॉप वाली काफ़ी टेबल भी नज़र आ रही थी। इस हॉल की दूसरी तरफ एक मुख्तसर सी रहदरी और इससे आगे गालबन किचन था। मुलाजिम काउंटर के सामने रुक गया। उसने हमारा बैग नीचे रख दिया। काउंटर के पीछे एक अधेड़ उम्र खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो जवानी में क़यामत रही होगी। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और वो ताज़ा दम लग रही थी। इसने गोल्डन बॉर्डर वाली गहरे रंग की साड़ी पहन रखी थी जिसका पल्लू नीचे लटका हुआ था। उसी रंगत का ब्लाउज इस कदर मुख्तसर था कि मैं उसकी तरफ नजरें उठाते हुए झिझक रहा था। इसने होंठों पर पेशा वराना मुस्कुराहट लाते हुए हमारा इस्तकबाल किया और सामने रखा हुआ एक रजिस्टर खोलकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उससे पहले कि मैं हाथ बढ़ाता, सीता ने वो रजिस्टर सिरका कर अपनी तरफ कर लिया और बॉल पेन उठाकर खाना पूरी करने लगी। मैं खामोश खड़ा उसे देखता रहा और फिर यह जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने रजिस्टर में मेरा नाम प्रेम कुमार और अपना कन्या कुमारी लिखा था और इससे आगे वाले खाने में पति पत्नी लिखा था। हम पठानकोट में और इसके बाद सफ़र में भी अपने आप को मुसलमान जाहिर करते आए थे, लेकिन यहाँ आकर यकायक हिंदुआना नामों की तब्दीली मेरी समझ में नहीं आ सकी। कितने दिन क़याम का इरादा है मिसेस प्रेम कुमार? काउंटर के पीछे बैठी हुई औरत ने रजिस्टर अपनी तरफ सिर
का आकर नाम पढ़ते हुए पूछा। सिर्फ आज की रात, कल सुबह की ट्रेन से हम बीकानेर रवाना हो जाएंगे, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस औरत ने कुछ कहा। सीता ने पर्स में से चंद नोट निकालकर उसके सामने काउंटर पर रख दिए। मेहमानों को रूम नंबर 18 में पहुंचा दो। उस औरत ने नोट समेट कर करीब रखते हुए मुलाजिम की तरफ देखते हुए कहा, आइए देवी जी। मुलाजिम ने बैग उठा लिया। उसने भी सीता ही को मुखातिब किया था। गालिबन वो समझ गया था कि जो कुछ है ये देवी जी ही है, मैं तो बस एमी ही हूँ। रूम नंबर 18 ऊपर था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैंने हॉल की तरफ देखा कि लोग मुख्तलिफ सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और कॉफ़ी या चाय पीते हुए मध्यम लहजे में बातें कर रहे थे। रूम नंबर 18 ऊपर की मंजिल पर कॉर्नर में और सामने की रुख पर था। डबल बेड का ये कमरा बहुत शानदार तरीके से आरास्ता था। बेड की एक तरफ सफ़ेद फर्मिका की अलमारी और इसके साथ ड्रेसिंग टेबल था। दूसरी तरफ दीवार के साथ सोफ़ा बिछा हुआ था, जिसके सामने शीशे की टॉप वाली कॉफ़ी टेबल भी थी। दाखिली दरवाजे के साथ ही बाथरूम का दरवाज़ा था। एक और दरवाज़ा सोफ़े से ज़रा आगे था। मुलाजिम ने हमारा बैग बेड पर रख कर वो पर्दा भी हटा दिया। इस दरवाजे की दूसरी तरफ कुशादा सी गैलरी थी, जिसके अतराफ में पाइप की ग्रिल लगी हुई थी और इसके साथ साथ गमले रखे हुए थे। बांस की खींचों वाली 2 कुर्सियां भी पड़ी थीं। इस गैलरी से सामने वाले लॉन का मंजर देखा जा सकता था। गेट के सामने सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी जारी थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।